देश में मेट्रो सिटीज में आप जब लोगों के तन पे पूरे कपड़े देखते होंगे और ऐसो आराम से जिंदगी जीते हुए चेहरे नजर आते होंगे, देश में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पे आज भी लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। अंदाजा लगाइए, एक दृश्य मैं आपको कल्पना कराता हूं कि ट्रेन में चढ़ती एक महिला के तन में पूरे कपड़े भी नहीं हैं, फटे हैं जितने कपड़े वो भी तन में फटे कपड़े चिपके हुए हैं, और इसके बाद एक बोझा गट्ठे का उसके कंधे पर है। महिला गर्भवती भी हो सकती है, महिला के हाथ में बच्चा भी हो सकता है। ये दृश्य भारत को कितना पीछे धकेलता है, किन वादों और इरादों के बीच फंसता है हमारे देश का लोकतंत्र, इसका जीता जागता सबूत है बुंदेलखंड इलाका। इस बुंदेलखंड में चित्रकूट है और चित्रकूट में पाठा है और पाठा में रहने वाले आदिवासी हैं। आदिवासियों के जीवन की हकीकत क्या है, इससे बात करने के लिए आज हमारे पैनल में दो पाठा के जुझारू व्यक्तित्व हैं, दमदार व्यक्तित्व हैं, उनसे बात करेंगे तीखे सवालों के साथ। मेरे साथ आशीष कुमार हैं, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जनजाति प्रमुख रह चुके हैं और मौजूदा समय में सहमंत्री हैं। मेरे साथ हेमराज द्विवेदी हैं, जो कि पगडंडियों, खेत खलिहानों की खाक छानते हुए आदिवासियों तक पहुंचते हैं और मौजूदा समय में पत्रकार हैं, एक ऐसे पत्रकार जिन्हें दर्द नजर आता है। शुरुआत करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज आप इस पद पर हैं। मैं अगर आपसे कहूं, क्या न्याय हो पाता है वास्तव में? आदिवासियों के जीवन की दृष्टि क्या है इस लोकतंत्र में 70 वर्ष के बाद? क्या लगता है, कैसे जी रहे हैं आदिवासी? जैसा कि भी आपने बताया, जो चित्र आप दिखाने बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे थे, इसमें एक भी प्रश्न में कुछ जोड़ने की बात नहीं करूंगा। एकदम सत्यता यही है, 70 साल बाद भी स्थिति हमारी वही है। आज भी स्थिति बदल नहीं आपके है। जो भी लोग योजना बताते हों, जो भी लोग पहुंचाने का प्रयास करते हों, कहीं ना कहीं उनके विचारों में कितनी ताकत समझ में आ जाती है। वाकई में जीवन बदलने का प्रयास करना चाहिए। बुंदेलखंड में जो आदिवासी रह रहे हैं उनकी स्थिति और बदतर है। आज भी लोग यहाँ मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। तो बदलना ही है तो ठीक से बदला जाए, मात्र अपने भाषणों में नहीं, अपने वादों में नहीं, एक्चुअली उनको तनना पड़ेगा, सब समाज में आकर आना पड़ेगा, जमीन में आना पड़ेगा। अपने विषय बताएं, अभी रोजगार की बात करेंगे, भोजन की बात करेंगे, तो कैसे जीवन यापन करते हैं, तो और ही स्थिति भयावह है। वैसे ही जहाँ लोग हम रह रहे हैं, बुंदेलखंड का पाठा इलाके है। पाठा इलाका वैसे डकैतों से प्रभावित रहा है। कहा यह भी जाता था कि अगर कोई नई चप्पल आ गई बाटा की तो जेल में उसका ठिकाना है। हाँ, ये क्या था? होता क्या था कि जो भी लोग, जो आपने बताया कि चप्पल के बाटा मतलब कहीं डकैतों से जोड़ के उसको कहीं न कहीं उसको भेजने का काम करते थे। और स्थिति इतनी भयावह थी कि अगर किसी भी आदिवासी घर में कोई बहू आती थी तो उसका भी शोषण करने का काम कुछ लोगों ने किया है। सत्यता है। कौन है लोग? संसाधनों पे जिनका कब्जा है। अपने स्टोरी भी की, दादू लैंड से लेकर ददुआ तक है, ये सारे वही लोग हैं। वो लोग भी हैं क्या जो इनका नाम लेकर के बहुत कुछ बदलने का प्रयास करते हैं? क्योंकि चाहे ददुआ रहा हो, चाहे ददुआ के साथ चलने वाले लोग रहे हो, सफेद पोस्ट उनको कैप्चर करता था, उनको संरक्षण देने का काम करता था। और पूरी प्लानिंग, अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव आते समय गुंडे भी तैयार होंगे, उनको संरक्षण देने वाले लोग भी तैयार होंगे। एक चीज और कही जाती है इस बुंदेलखंड में कि एक पौवा पिला दीजिए और आदिवासियों को वोट ले लीजिए। ये कहीं न कहीं नहीं, ये सत्ता है। पर अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं भी समाज से आता हूँ, मैं भी गाँव से आया हूँ, तो कहीं न कहीं परिवर्तन किया और हम लोग बढ़ भी रहे हैं। ये कमियां हैं कि आज यहाँ बहुत नहीं बढ़ पाए हैं, पर हमारे जैसे कुछ लोग, 10% लोग ही कह सकता हूँ मैं कि 10% लोग आज चोट करने के लिए तैयार हैं। जो लोग सोचते हैं कि जो नहीं चंद पैसे में बिक जाएंगे, जो लोग सोचते हैं कि हम जात के नाम पे बिक जाएंगे, जो लोग सोचते हैं कि नहीं पैसा, दारू, कपड़ा रहता है, इससे बिक जाएंगे, 10% लोग तैयार हो रहे हैं। जहाँ परिवर्तन आया, मैं इस बात को डंकी चोट लगा सकता हूं। जनजाति का दर्जा नहीं मिल रहा है, आप जनजाति दर्जा नहीं मिल पा रहा है, ये भी सत्य है। और वादे भी लोगों ने किया है, ये भी सत्य है। और हर बार करते हैं, कस्में भी खाए, काम तनात भी बदनाम कर रहे हैं लोग। डर क्यों है लोग जनप्रतिनिधियों को कि अगर हमने विधानसभा में उठा दिया, लोकसभा में उठा दिया, क्या बहुत बड़ा कुछ घाटा हो जाएगा? हाँ, जो सबसे बड़ा घाटा होने वाला है, उनकी जमीन खिसक जाने वाली है। अच्छा, उनका ऐसे नाम मिटने वाला है। ठीक है, जनजाति दर्जा होगा, लोग सोचते हैं, दूर सोचते हैं, जनजाति दर्जा होगा, मैक्सिमम लोग यहाँ ट्राइबल्स हो जाएंगे, सीट रिजर्व हो जाएगी। अब ये यहाँ पर जनजाति बन नहीं जाएंगे कि प्रमाण पत्र बनवा के बन जाएंगे, कहीं न कहीं इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और ये इनको कहीं और जाना पड़ेगा। फिर भी हेमराज जी, इतनी स्थितियों के बाद भी, गरीबी है, दुर्दशा है, बदहाली है, शिक्षा नहीं है, इसके बाद भी पाठा का आदिवासी नक्सली क्यों नहीं बना? देखिए, हमारा पाठा का जो आदिवासी है वो हमेशा यहाँ भगवान राम रहे 11.5 वर्ष, हमेशा सेवा भाव किया
और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि प्रभु हमारे लोग पहले चोरी चमारी करते थे, लेकिन भगवान राम के आने के बाद उन्हें सब त्याग दिया। उन्होंने अपनी कितना भी कष्ट झेले। अब 2011 जनगणना हुई, आज भी हमारे कोल आदिवासियों के पास घर नहीं है, लेकिन सरकार के पास लिखा है कि वो तो एकदम रईस है। आज भी ऐसे अरे करौहा जैसे गांव से करौहा डोड़ा, अधिकांश ग्रामीणों के पास छत नहीं अपनी। वो एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं 2022 सबको छत, लेकिन आज सर्वे करा लिया जाए, आज भी कोल आदिवासी बिना छत के रह रहा। आज भी पन्नी तानने को मजबूर है, और जंगलों से लकड़ी लेकर जो कहीं छप्पर लगता था, आज छप्पर ही बनाना उनके लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। चूल्ही गांव की एक रिपोर्ट आपकी थी जिसमें महिलाओं की, बच्चियों की साक्षरता के विषय में आप लोगों ने लिखा था, क्या था मामला? मामला ये था कि देखिए, वो कोल आदिवासी थे वहाँ, उनको यहाँ चूल्ही से यहाँ से 5 किलोमीटर है डिग्री कॉलेज, 5 किलोमीटर, लेकिन वहाँ रोड नहीं है। वो बहन कह रही थी कि भाई जब भैया हम लोग यहाँ जाते हैं तो डर लगता है कि कोई रास्ते मिल ना जाए, क्योंकि घनघोर जंगल है। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या है वहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। पानी, जिस यहाँ जो नेता जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आदिवासी का खाना खाते हैं, जरा पानी पी के देखिए लोटा में साहब, जिस लोटा में पानी पीते हैं उस लोटे का कलर पीला हो चुका है। मतलब आपका कहना ये है कि कभी उनके बर्तनों में नहीं खाते, बर्तन में खाएंगे, उनका लोटा पीला हो चुका है। नेताजी कहेंगे भैया बिस्लरी का पियेंगे, कहीं हमारा पेट न खराब हो जाए, ये हमें डॉक्टर बुलाना पड़े। वो तो आदिवासी हैं बेचारे, यहाँ डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, लेकिन उनकी दवा नहीं होती, मजबूरन उनको रेल ट्रैक में अपनी जान देनी पड़ती है। अभी भी कोल आदिवासी कई लोग, अभी डोना का ही एक आदिवासी था, उसे बीमारी थी, वो कई बार चक्कर लगाया लेकिन उसकी दवा नहीं हो पाई, मर गया। अभी एक आशीष जी ने एक मुद्दा उठाया, कैंसर से एक पीड़ित थी। अरे अभी कितने भी आदिवासी जो सुकड़ी मिलती है कहते हैं कुपोषण है, कुपोषण सुकड़ी कोई और खाता है, मलाई कोई और खाता है, और नाम किसी और का होता है। आज भी कोल आदिवासी कुपोषित हैं। ये दावे का एक रिपोर्ट, चाहे मैं तो योगी सरकार से कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक सर्वे करा लिया जाए। आज भी हमारे कोल आदिवासियों के पास ना तो छत है, पढ़ने को बेचारे बहुत इच्छुक हैं, लेकिन पढ़े कैसे साहब, क्योंकि रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो उनके माँ बाप उनको साथ लेकर कानपुर दिल्ली में कमाते हैं, तो कहा कि भैया तो पेट चला लें या तो इन्हें पढ़ा लें। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, धैर्य की बात बताई। वाकई में जितना जो आदिवासी यहाँ रह रहा है उनसे बड़ा धैर्यवान कोई नहीं है। उनको मूलभूत समस्याओं से आज भी दूर किया जा रहा है लगातार। योजनाएं जो है आज पहुँच नहीं पा रही हैं उनके पास, पर वो किसी से एक सवाल नहीं कर रहे हैं, उनसे बड़ा धैर्य किसी के पास नहीं है। पर हाँ, अपने वोट पे जरूर विश्वास। अरे आशीष जी, अरे आज मैं बताता हूँ, आज डर नहीं। अरे आशीष जी वो, अरे आज एक बताता हूँ, आज एक कोल आदिवासी हनुवंश जाता है, एक एप्लीकेशन कलेक्टेड में लेकर जाता है, सिर्फ उसका मोबाइल नंबर नहीं तो उसकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती। मतलब एक गरीब, बेहद गरीब हनुवंश जाता है। उसकी जमीन में कुछ दबंगों लोग कब्जा कर लेते हैं, और वो जाता है, रिहाता है कि साहब एप्लीकेशन, तो साहब कहते हैं इसमें मोबाइल नंबर डालो, तो कहता है साहब मेरे पास मोबाइल है नहीं, कहीं परिवार का है ही नहीं, मोबाइल नहीं था। शायद आपने लिखा भी उसमें एप्लीकेशन में कि इनके पास मोबाइल नहीं है। उन्हें रिहाता रहा, उसने रोया, लेकिन उसके बाद भी उन हुक्मरानों के कानों में जू तक नहीं गया, और उसे इतने सवाल उससे पूछे गए कि वो सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आंखों से अपने आंसू ढाल दिए और अपनी वेदना व्यक्त किया, लेकिन तब भी उनके जू तक नहीं गया। ये वही क्षेत्र है जहाँ पे फरियादी अपनी दिनचर्या की कमाई का 5 गुना खर्च कर देता है। कमाता अगर 100 रुपए है, खर्च उसके 500 रुपए होते हैं, माइनस में जाता है अपनी एक प्रार्थना को लेकर जाने में। और अब अंदाजा लगाइए कि निस्तारण में अगर चित्रकूट प्रथम आता है IGRS में, तो इसके बाद उस गरीब का निस्तारण क्यों नहीं होता जिसे 5 गुना वसूलना पड़ता है अपने प्रार्थना पत्र के लिए। गरीब बेहद गरीब है, और गरीब इस कदर है कि उसके पैर में पहनने वाले जूते में इतने टांके लगे हैं जितने किसी शरीर में एक्सीडेंट के बाद नहीं लगते। आशीष जी, एक बहुत बड़ा तथ्य है मेरे सामने है, ग्राम पंचायतों में अगर मौका मिलता है आदिवासियों को सीट आरक्षण के कारण कि वो नेतृत्व कर सके, सीटें बंधक क्यों हो जाती हैं, कमी कहाँ पे है? इसे भी आपने पूर्व में ही बताया कि लोग सोचते हैं कि दारू पे कर देंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जो लोग अपने फैसले स्वयं नहीं ले पा रहे। ठीक है, मैंने बताया 10% लोग अभी जागृत हो पा रहे हैं युवाओं में, स्पेशली जो करना चाह रहे हैं, जो लड़ भी रहे होंगे अपने अपने स्थान पर जो आज कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कब्जा कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं। वो लोग शिक्षा से वंचित है, इसलिए वो आज अपना फैसला, शिक्षा बहुत बड़ा तथ्य है। शिक्षा बहुत बड़ा तथ्य है।
शिक्षा से जोड़ने का काम नहीं किया गया है, मात्र योजनाएं भेजी गई, जोड़ने का काम नहीं किया गया है। तो किया क्या गया है? कायाकल्प शिक्षा इतना कुछ सब नहीं किया किया गया है। विद्यालय को चमकाया गया है, पर विद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके भविष्य को चमकाने का काम नहीं किया जा रहा है। मात्र हजारों करोड़ रुपए आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ले रहे हैं भारत में, और सरकारों द्वारा कहा जा रहा है कि विद्यालय पहुंच में है गरीबों के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस कुपोषण की बात कर रहे हैं वो सुकड़ी कौन खा रहा है? बच्चों को तो मिल ही नहीं रहा। आज भी अधिकांश आदिवासी घर में ताले लटके हैं, लेकिन उनके घर का सुकड़ी कौन खा रहा है? भाई आपके रजिस्टर में तो गुलाबी है सब। मौसम का कई करोड़ रुपया आता सुकड़ी बांटने के लिए। कहते हैं कि और जहाँ रह गई बात पढ़ाई की, आपको याद होगा कि आप बड़े हरपुरवा के कई बार रिपोर्ट लिखाया, ठीक है, कि आज भी वहाँ पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन पढ़ाई से वंचित हैं। आपने इतने बार मुद्दा उठाया, अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्या मुद्दों के बाद इन एक आदिवासी ने नहीं गया, एक आदिवासी ने वहाँ पे गांधी जी से मिला था, वो कृष्णा कोल नाम का व्यक्ति है, मैं इस कैमरे में कह रहा हूँ। उसने कुआं खोदा था गांव को प्यास से, उससे जो उनको प्यास लगती थी गांव वालों को, उससे कि लोग प्यासे ना मरे, उसने कुआं खोदा, आशीष जी, और उसका कुआं प्रशासन नहीं बचा सका। जल संरक्षण का सबसे बड़ा एक तरीका था वो। दूसरा, उसके गांव में 5वीं पीढ़ी पढ़ नहीं पा रही। ऐसे में हम किस विकास की बात करते हैं? या तो धूमिल किया जा रहा है जो बड़े नेता हैं, अगर मैं कहूँ तो पीएम मोदी हो गए, सीएम योगी हो गए, या और भी जो बड़े जनप्रतिनिधि, उनकी जो वादे हैं उनको धूमिल करने की कोशिश कोई कर रहा है, या वहीं से झूठे वादे आ रहे हैं? नहीं, ऐसा मुझे तो लग रहा है कि जो बड़े स्तर में नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं समझ में आता है, पर उनके जो सिपाही हैं, जो लोग उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए वहाँ पर, अब देखिए उनमें से कितने लोग वहाँ जाकर पहुँचे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी बात पहुंचाना, तो आपने अपने काम किया, पर जिसको वहाँ से भेजा गया कि आप जाइए उस गांव तक विकास पहुंचाइए, वो कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन पे सवाल खड़ा होना चाहिए। पहली बात सवाल खड़ा होना चाहिए, वो क्या बड़ी बड़ी गाड़ी से उतारे कर, बड़े बड़े वादे करके क्या विकास हो पाएगा? कोई पहुंच भी नहीं पाया। इस सबसे बड़ा सवाल वही है कि जो करने वाले व्यक्ति थे, आशीष जी मैं सवाल पूछूंगा, आला अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, आप लोग आशीष जी सवाल पूछता हूँ। हमेशा आप लोगों को जनजाति का मुद्दा उठता है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, अब क्या राज्य में भी सरकार भाजपा के ठीक है। और हमारा पड़ोसी देश में जो पड़ोसी प्रदेश एमपी में, वहाँ भी भाजपा की ठीक है, वहाँ दर्जा मिल गया। यहाँ कौन सी ऐसी चीज पड़ रही है कि बीच में कि विपक्ष से पूछना है कि दर्जा दिया जाए कि ना दिया जाए? जब आपकी सरकार है तो आप टहला क्यों रहे? सीधी बात कहता हूँ, मेरी पहली बात तो मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरी कोई सरकार नहीं है। ठीक है, जो भी सरकार आएगी, समाज की बात आएगी, वहाँ मैं बात रखूंगा, चाहे लड़ना पड़े लड़ेंगे हम लोग। दूसरी बात है, जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जो भी पूर्व में रहे हैं और जो भी आने वाले व्यक्ति होंगे, सब लोग इस बात से डर रहे हैं कि जिस दिन जनजाति दर्जा यहाँ पर मिलेगा, उनकी जमीन खसक जाएगी। मैं बार कहता हूँ, तो आपको नहीं लगता आपको ये एमपी में, एमपी हमारा पड़ोसी प्रदेश है, तो वहाँ मिल गया, यहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको सबसे बड़ी डर इसी बात का है कि हमारी जमीन खसकेगी, मेरा बेटा कैसे विधायक बनेगा। उनको चिंता इस बात को है, मैं लखनऊ वाला, दिल्ली वाला कैसे उड़ के यहाँ पर कोई उनके पास ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। यहीं से जो पैराशूट लैंडिंग हो रही है वो खत्म हो जाएगी। समय बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं भाई, लेकिन विधानसभा में तो ये प्रश्न उठ रहा है ना कि किसी अधिकारी को कैसे हटाया जाए, हटा, लेकिन जनजाति का मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा? इसलिए नहीं उठ रहा कि वो कहाँ भी राजनीति करेंगे, उनको दूसरी सीट ढूंढनी पड़ेगी। उनको डर इस बात का है कल आशीष उठेगा, आशीष अपनी आवाज उठाएगा, अपने लोग की बात करेगा, आशीष तो उठ ही रहा है। उस मुद्दे में विधानसभा में आदिवासियों की बात होगी, वो चाहते नहीं ना इस बात को कि आदिवासियों की बात करें, उसमें भी यही बात होगी, वहाँ बात नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग ऊंची दोबारा गए थे, वहाँ आज भी जानते प्रशासन क्या कहता है? यहाँ डकैत है, मत जाओ, नहीं कोई पकड़ लेगा। ये बताइए, एक बबली कोल क्या सारे जाति को ये कह देगा कि सारी जाति डकैत है? मैंने वही आपको बताया था कि थोड़ा सा अगर पैसा आ गया तो क्या वो बेचारा आदिवासी हमारा डकैत हो गया हो? देखिए ये कौन सी मानसिकता है? ये जो लोग यहाँ बैठे थे, जो भी आला अधिकारी हो, आपने एक विषय उठाया, अभी पूर्व में हो क्या रहा था, डकैत एक व्यक्ति बना था। क्या आपने उन लोगों को देखा जो लोग उसका विरोध कर रहे थे? अगर आप 2017 जो मुठभेड़ हुई थी, आपने देखोगे कई कोलों ने भी यहाँ पर उस समय जो उनको शहीद किए थे, हम लोगों ने विरोध भी किया था कि डकैत खात्मा होना चाहिए। डकैत किसी जात का नहीं होता है। आपने जात के नाम पर 2000 लोग को जेल भेजा है। आप इलाहाबाद से पकड़ते रहे हैं, डेट बता रहा हूँ आपको, 9 फरवरी 7 फरवरी को इलाहाबाद से व्यक्ति पकड़ा जाता है,
आप 8 फरवरी को रिकॉर्डिंग चेक कर मानीपुर थाने चेक कर लीजिए, और 9 फरवरी को उसको करौहा मोड़ पे मुठभेड़ दिखाया जाता है। ये पुलिस प्रशासन का हाल है।